तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिनियम पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया था। 1896 पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ की अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्री व्यापार के सौंदर्य में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो करताज व्यवस्था का उपयोग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। करताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस हैं। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेविसर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपयुक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्त ने की थी। इसमें याद रखने वाली बात है दोस्तों कि साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका भी एक हो जाएगा आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्त ने की थी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसी संदर्भ में उन्हें लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को माना जाता है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धाड़ों गर्म दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजमूदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली यूरोपीय बस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान था। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा।
1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क 500 पगौड़ा प्रति वर्ष था। पगौड़ा उस टाइम एक तरह के टैक्स था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। नोट करने वाली बात है दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनेरो ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेगा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सत्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो। नोट में है कि लॉर्ड मियो भारत के एकमात्र ऐसा वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में शिक्षा सुधार के लिए। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में शिक्षा सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका नाम हो जाएगा नाना फडणवीस। नोट, पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे।
यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवादी कूटनीतिक निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शाह टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से हो जाएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध से हो जाएगा। देखते हैं, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो नोट करते हैं, उपयुक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो गलत है। जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच में न होकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था पूना में। महद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महद नामक स्थान पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1668 में। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। एक क्वेश्चन और होता है कि अंग्रेजों ने सूरत के जगह पर बॉम्बे को मुख्यालय कब बनाया था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1668 ईस्वी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जीवंतराम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को 1861 में अस्थायी संस्था बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग को 1861 में भारतीय संस्था बनाया गया था, जो एलेक्जेंडर कंत्रिघम ने किया था। वर्ष 1906 में इसे अस्थायी संस्थान बना दिया गया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार का 1943 में किया था। बस 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जित हुकूमत हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। राज बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी ने डांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वो स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल में नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेश बांधव की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्ता। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था।